नमस्कार दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है इंडियन पॉलिटी का। यहाँ से तो जरूर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो मिस मत कीजिएगा सुप्रीम कोर्ट का टॉपिक। और मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही आसान भाषा में सब पढ़ाने वाला हूँ। बस आप नोट करते जाइएगा, सारी चीज़ें आपकी मुट्ठी में हो जाएंगी। इसके अलावा कोई भी प्रश्न अगर पूछा गया है सुप्रीम कोर्ट से किसी भी परीक्षा में, आप उसे उठाकर देखिएगा। इस वीडियो को पढ़ने के बाद आप आसानी से उसका जवाब दे पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बारे में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहली बात यह है कि आज की डेट का जो सुप्रीम कोर्ट है, जो कि दिल्ली में स्थित है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 को। 28 जनवरी 1950 को वर्तमान सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। हालांकि इससे पहले ये जब अंग्रेज़ों का राज यहाँ हुआ करता था तो उसे संघीय न्यायालय कहा जाता था, वो छोड़िए। तो आज की डेट का सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना है वो 28 जनवरी 1950 को हुई थी। और जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वो हीरालाल जे कानिया थे। ये तस्वीर है हीरालाल जे कानिया की। इसके अलावा वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? अरविंद बोबड़े, शरद अरविंद बोबड़े। ये देख लीजिए, इनकी तस्वीर है। शरद अरविंद बोबड़े वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, या कहा जाए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। अब इसके अलावा सभी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स भी हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के। तो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा आर्टिकल आर्टिकल 124 ही है। एक एक करके समझते हैं कि आर्टिकल 124 में क्या क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किया गया है। तो जब ये आर्टिकल 124 बनाया गया था संविधान लागू होते समय, तो इसमें यह लिखा हुआ था कि भारत के लिए एक सुप्रीम कोर्ट होगा और उसमें एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। लेकिन उसके साथ ये भी मेंशन किया गया था कि संसद को ये अधिकार दिया जाता है कि वो जब चाहे न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकता है। तो आर्टिकल 124 में सबसे पहली बात क्या लिखी हुई है कि भारत के लिए एक सुप्रीम कोर्ट होगा। जब तक संसद उसमें संख्या ना बढ़ाए तब तक उसमें जो न्यायाधीशों की संख्या है 7 रहेगी और एक मुख्य न्यायाधीश रहेंगे, ये लिखा हुआ था। लेकिन संसद ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल समय समय पर किया, अर्थात न्यायाधीशों की संख्या उन्होंने बढ़ाई। तो आज की डेट में टोटल न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर देखेंगे तो संख्या 34 हो चुकी है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश हैं और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। तो टोटल संख्या 34 हो चुकी है, ये याद रखिएगा। संसद को जो अधिकार दिया गया है वो कानून जो है बनाती है ना, जैसे इस सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना है तो सिंपल सा कानून पास करना पड़ेगा, सिंपल मेजोरिटी से। मतलब जितने भी सदस्य उपस्थित हैं लोकसभा और राज्यसभा में, उनका 50% प्लस एक मेंबर, ये न्यूनतम क्राइटेरिया है। ठीक है, मतलब 50% से अधिक अगर लोग सहमत हैं लोकसभा और राज्यसभा के, तो ये कानून पास हो जाएगा, अर्थात न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा नियुक्ति से संबंधित हम बात करने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है। ये बात भी आर्टिकल 124 में लिखी गई है। सबसे पहली बात मैं ये बताता हूँ आर्टिकल 124 में क्या लिखा है। आर्टिकल 124 को अगर देखें, इसमें सिंपल तरीके से यही लिखा हुआ था कि राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे। इसके अलावा इसमें यह भी लिखा गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं उनसे भी जरूर सलाह ली जाएगी जब न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। लेकिन आज की डेट में ऐसा होता नहीं है।
ध्यान समझिएगा, आर्टिकल 124 में ये लिखा हुआ था कि भैया राष्ट्रपति जो है ये न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति क्या करेंगे, अगर चाहें तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों से परामर्श ले सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति को ये जरूरी था कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से वो सलाह मांगे, तब जाकर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति वो कर सकते थे। तो ऐसा करते थे वो आराम से। अगर हम बताएं आपको 1950 से लेकर 1993 में जो है व्यवहारिक रूप से, और व्यवहारिक रूप से मतलब आम भाषा में बोला जाए कि व्यवहार में किस प्रकार से वो न्यायाधीशों की नियुक्ति करते थे 1950 से 1993 के बीच में, तो सिंपल तरीके से राष्ट्रपति जो है अपनी मंत्री परिषद की सलाह पर न्यायाधीशों की नियुक्ति कर दिया करते थे, जो कि बिल्कुल गलत था। आर्टिकल 124 में क्या लिखा गया वो समझिए, और कैसा हो रहा था 1993 तक वो भी समझिए, और 1993 के बाद आज की डेट में कैसा हो रहा है वो भी समझिए। तो सबसे पहले आर्टिकल 124 में ये लिखा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से वो जरूरी सलाह लेंगे। इसके अलावा अगर वो चाहें तो सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश जो होते हैं और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनसे भी विचार विमर्श कर सकते हैं। ठीक है, ये आर्टिकल 124 में लिखा गया था। हमारे संविधान सभा के जो सदस्य थे, जो संविधान के निर्माता थे, उन्होंने ये प्रावधान किया था। लेकिन भारत सरकार क्या करती थी 1950 से लेकर 1993 के बीच में, सिंपल तरीके से राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पर न्यायाधीशों की नियुक्ति कर दिया करते थे, जो कि एक बिल्कुल गलत तरीका था। आप ही सोचिए, किसी देश, किसी लोकतांत्रिक देश को अगर सुप्रीम कोर्ट उसकी जो है, जो न्यायपालिका है, अगर स्वतंत्र नहीं रहेगी तो वो एक अच्छा लोकतांत्रिक देश कहलाया जा नहीं सकता। समझ पा रहे कि नहीं? कोई भी लोकतांत्रिक देश है, उसकी जो न्यायपालिका है वो कम से कम स्वतंत्र रहनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो किस प्रकार का लोकतांत्रिक देश है? वो तो लोकतांत्रिक देश है ही नहीं। तो किसी भी अच्छे लोकतांत्रिक देश की यही निशानी है कि उसका जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र हो, अर्थात कार्यपालिका का उस पर हस्तक्षेप ना हो। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कार्यपालिका का बहुत बड़ा हस्तक्षेप हो रहा था न्यायपालिका पर। भाई न्यायपालिका के जो न्यायाधीश थे उनकी नियुक्ति जब आपके राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद कर रहे हैं, अर्थात कार्यपालिका कर रही है, तो ये खतरे में पड़ गई ना। तब लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है वो तो खतरे में पड़ गई। तो इसलिए 1993 तक ये प्रावधान सही नहीं था, और 1993 के बाद ये सिस्टम चेंज हो गया है। अर्थात 1993 से लेकर आज तक न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है? कोलिजियम सिस्टम के द्वारा। कोलिजियम सिस्टम क्या है? कोलिजियम सिस्टम में 5 लोग होते हैं, इसमें 4 न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, 1 मुख्य न्यायाधीश होते हैं, और यही लोग सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। तो 1993 के बाद ये भी सिस्टम जो है, इस पर भी प्रश्न उठाए जाते हैं कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके न्यायपालिका, जिसकी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति खुद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ही कर रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज भी यही सिस्टम लगा हुआ है, कोलिजियम सिस्टम। कोलिजियम सिस्टम के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की जो है नियुक्ति होती है। ठीक है, बहुत ही आसान है, ये आपको समझ में आ जाएगा। आज की डेट में भी ऐसा ही हो रहा है। तो कोलिजियम सिस्टम, जिस भी व्यक्ति को न्यायाधीश पद पे चुनना चाहेगी वो नाम जो है राष्ट्रपति को दे दिया जाता है, और राष्ट्रपति को वो नाम सेलेक्ट करना ही पड़ता है। हालांकि एक बार वो पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, लेकिन दोबारा अगर सुप्रीम कोर्ट ने वही नाम बता दिया, दे दिया, तो राष्ट्रपति को हाँ करना ही पड़ता है। चलिए, इसके बाद ये देख लीजिए कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होगी, ये तो समझ गए हैं। जबकि अगर मैं आपको पूछूं मुख्य न्यायाधीश,
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होगी, इसका प्रावधान संविधान में है ही नहीं, इसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। तो फिर आखिर कैसे होती है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति? एक परंपरा चलती आ रही है कि राष्ट्रपति जो है ना, वो सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं उन्हीं को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर देते हैं। वरिष्ठ न्यायाधीश मतलब उम्र से नहीं, जो सबसे सीनियर होते हैं, जो मतलब सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले होते हैं, उन्हीं को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे वरिष्ठ न्यायाधीश का मतलब ये नहीं है कि जो सबसे बुजुर्ग होगा, ऐसा नहीं है। जो सबसे एक्सपीरियंस, जो सबसे ज़्यादा समय तक न्यायाधीश रहा है, उसी को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। ये परंपरा चलती आ रही है, लेकिन इसका 2 बार उल्लंघन भी हो चुका है। इस परंपरा का 2 बार उल्लंघन हो चुका है। एक बार 1973 में और दूसरा 1977 में। दोनों बार जो सरकार थी वो कांग्रेस की सरकार थी और उस समय जो मुख्यमंत्री थी इंदिरा गांधी थी। अजीत नाथ रे और हामिदुल्ला, ये 2 जो न्यायाधीश थे, ये जूनियर न्यायाधीश थे, इनसे भी सीनियर न्यायाधीश थे, लेकिन उन्हें मुख्य न्यायाधीश के पद पर नहीं चुना गया। जबकि अजीत नाथ रे जो जूनियर थे, इनको मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया था 1973 में, और हामिदुल्ला को बना दिया गया था 1977 में। आप देख पा रहे हैं राष्ट्रपति ही तो चुनेंगे, और राष्ट्रपति किसकी सलाह पर काम करते हैं? राष्ट्रपति सरकार की सलाह पर काम करते हैं, मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करते हैं। तो अजीत नाथ रे और हामिदुल्ला, इनसे खुश होकर जो इंदिरा गांधी थी, उन्होंने इन्हें जो है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बना दिया था। इनसे जो सीनियर थे ना, उन्हें इसलिए नहीं बनाया गया था कि जो कई मामले की सुनवाई करते हुए जो रिजल्ट आए थे वो भारत सरकार के खिलाफ आए थे, तो जिससे कि सरकार खुश नहीं थी। इसी कारण से उन्होंने अजीत नाथ रे और हामिदुल्ला को जो है मुख्य न्यायाधीश बना दिया। एक तरीके से कह सकते हैं बदले की भावना थी। ठीक है, हालांकि उस पर हम विचार नहीं करेंगे, ये छोड़िए। इसके बाद ये तो हमने आपको बता दिया कि वर्तमान में शरद अरविंद बोबड़े ये भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। इसके अलावा 2 फैक्ट अभी इम्पोर्टेंट हैं जो आपको जानना जरूरी है। कमल नारायण सिंह, ये नाम आप याद रख लेंगे। कमल नारायण सिंह सबसे कम समय तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, जबकि YV चंद्रचूड़ ये सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। दोनों नाम याद कर लीजिए, कमल नारायण सिंह और YV चंद्रचूड़। इसके अलावा योग्यता, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की क्या योग्यता है, इसका जिक्र भी आर्टिकल 124 में ही किया गया है। तुमने आपको बताया आर्टिकल 124 एक बड़ा आर्टिकल है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आर्टिकल 124 में योग्यता की भी बात की गई है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति के लिए उनकी क्या योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात, भारत का नागरिक होना चाहिए, वो व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात, किसी हाई कोर्ट में कम से कम वो पिछले 5 वर्षों से न्यायाधीश रहा हो, ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। पहली बात, वो भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए। दूसरी बात, किसी हाई कोर्ट में कम से कम उसने 5 वर्षों तक वो न्यायाधीश रहा हो, या किसी हाई कोर्ट में उसने कम से कम 10 वर्षों तक वकालत की हो, या राष्ट्रपति की नज़र में वो कानून का अच्छा जानकार हो। ये 3 जो बातें लास्ट वाली हैं, इनमें से कोई एक बात अगर पूरी हो जाती है तो वो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, या कहा जाए सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। मुख्य न्यायाधीश हम नहीं कहेंगे, मुख्य न्यायाधीश तो जो न्यायाधीश होते हैं उन्हीं में से चुने जाते हैं, तो वो नहीं हम कहेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की क्या योग्यता होनी चाहिए, ये भी आर्टिकल 124 में ही लिखा गया है कि पहली बात, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात, या तो वो किसी हाई कोर्ट में उसने कम से कम 10 वर्षों तक वकालत की हो, या वो किसी ना किसी हाई कोर्ट में कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहा हो। अगर ये दोनों भी पॉसिबल नहीं है तो राष्ट्रपति की नज़र में अगर वो अच्छा कानून का जानकार है, फिर भी वो मुख्य न्यायाधीश बनाया जा सकता है।
हालांकि अभी तक ये जो तीसरा ऑप्शन है ये चूज़ नहीं किया गया है। जब से संविधान लागू हुआ है तब से अगर बात करें तो राष्ट्रपति की नज़र में कानून का अच्छा जानकार हो, इस जो है योग्यता के हिसाब से कोई भी व्यक्ति को न्यायाधीश नहीं बनाया गया है। तो योग्यता आपको समझ में आ गया होगा। अब शपथ की बात आर्टिकल 124 में ही लिखा गया है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को जो शपथ है वो राष्ट्रपति दिलवाएंगे, या इसमें कहा गया है या राष्ट्रपति के द्वारा जिस भी व्यक्ति को अधिकार दिया जाएगा वो शपथ दिला सकता है। लेकिन व्यवहार में होता क्या है, व्यवहार में होता ये है कि मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उन्हें तो राष्ट्रपति शपथ दिला देते हैं, लेकिन जबकि जो अन्य न्यायाधीश होते हैं ना, जब उनकी शपथ दिलाने की बात आती है तो वो मुख्य न्यायाधीश शपथ दिला देते हैं, राष्ट्रपति नहीं जाते हैं बार बार शपथ दिलाने। तो राष्ट्रपति केवल मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं, जबकि मुख्य न्यायाधीश बाकी अन्य न्यायाधीशों को शपथ दिला देते हैं, क्योंकि आर्टिकल 124 में अधिकार दिया गया है राष्ट्रपति को कि वो किसी और भी व्यक्ति को ऑथराइज कर सकते हैं, भैया आप मेरी तरफ से इनको शपथ दिला दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं ना, वही अन्य न्यायाधीशों को शपथ दिला देते हैं। और सभी न्यायाधीश जो होते हैं संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं। अब वेतन की बात करते हैं। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनका जो वेतन है वो 2.5 लाख रुपए है, जबकि मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन है 2,80,000 है। मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन है 30,000 अधिक है, उनका 2,80,000 है, और बाकी अन्य न्यायाधीशों का जो वेतन है वो 2,50,000 है। इनका जो वेतन है वो भारत की संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है, भारत की संचित निधि जो भारत का खजाना एक तरीके से जो है उसी में से इनको वेतन दिया जाता है। जब तक वो अपने पद पर बने रहते हैं उनके वेतन में किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जा सकती है। ये आर्टिकल 125 में लिखा हुआ है। ठीक है, हालांकि उनका अगर वेतन बढ़ाना है तो बढ़ाया जा सकता है, लेकिन कमी नहीं की जा सकती है, क्योंकि कमी वेतन में कौन करेगी, संसद ही करेगी। तो कोई भी सरकार अगर मेजोरिटी में आई है तो वो जो है मनोवैज्ञानिक दबाव बना सकती है न्यायाधीशों के ऊपर, उन्हें ब्लैकमेल कर सकती है कि भाई अगर आपने हमारे अकॉर्डिंग डिसीजन नहीं दिया हम आपका वेतन कम कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ऐसा पॉसिबल हो सकता है ना। तो इसी कारण से ये आर्टिकल 125 में ये प्रावधान किया गया है। नोट कर लीजिएगा, रिटायरमेंट के बाद भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन वो कोई लाभ के पद पर नहीं रह सकते, और ना ही किसी न्यायालय में वो वकालत कर सकते हैं। महत्वपूर्ण नोट कर लीजिएगा, जब न्यायाधीश जो होंगे सुप्रीम कोर्ट के वो रिटायर हो जाएंगे तो भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन कोई भी लाभ के पद पर नहीं रह सकते। ऐसा ना हो कि न्यायाधीश जो है रिटायर हुए हैं अब उन्हें कोई अधिकारी बना दिया जाए या कोई ऐसी पोस्ट दे दी जाए भारत सरकार के अधीन या राज्य सरकार के अधीन। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सोच के बताइएगा ऐसा क्यों किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि वो जब तक अपना काम करें एकदम निष्पक्ष अपना काम करें, स्वतंत्र पूर्वक काम करें, उन्हें ऐसा ब्लैकमेल ना किया जाए या उन्हें ऐसी रिश्वत ना दी जाए कि सरकार के द्वारा कि भाई आप हमारे अकॉर्डिंग डिसीजन लीजिए, हम आपको इस पोस्ट पे बना देंगे, आप रिटायर हो जाएंगे तो हम आपको ये बना देंगे, वो बना देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसी कारण से ये प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 126 नोट कर लीजिएगा। इसमें क्या ये कहा गया है कि जब भी मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त है तो राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया जाता है तो वो किसी भी न्यायाधीश को, सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बना सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, जो मुख्य न्यायाधीश हैं, वो है ही नहीं, उनका पद खाली हो गया, किसी भी तरीके से खाली हो गया, मान लीजिए रिटायर हो गए या कुछ भी हो गया है, तो मुख्य न्यायाधीश किसे बनाएंगे? तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश चुना जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और बात गौर करने वाली ये है कि किसी भी न्यायाधीश को, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश, चाहे वो सीनियर हो चाहे जूनियर हो, उसे मुख्य न्यायाधीश बनाया जा सकता है, अर्थात कहा जाए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं है, आर्टिकल 126 में ये नहीं लिखा गया है कि जो
वरिष्ठ न्यायाधीश होगा उसी को नियुक्त किया जाएगा, ये नहीं लिखा गया है, बल्कि ये लिखा गया है कि किसी भी न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया जा सकता है जब भी मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो। ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा, याद कर लीजिए। इसके अलावा कार्यकाल, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? 65 वर्ष की आयु तक इनका कार्यकाल होता है। जब इनकी आयु 65 वर्ष पूरी हो जाएगी तुरंत इन्हें सेवानिवृत्त होना पड़ेगा, रिटायर होना पड़ेगा। तो इनका जो कार्यकाल है 65 वर्ष की आयु तक रहता है। जब तक उनकी उम्र 65 वर्ष ना हो जाए तब तक वो न्यायाधीश बने रह सकते हैं। इसके अलावा आर्टिकल 130 में लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में स्थित है और मुख्य न्यायाधीश को ये अधिकार दिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का स्थान कहीं और भी स्थानांतरित कर सकते हैं, मगर अगर ऐसा उन्हें निर्णय लेना है तो सबसे पहले राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेनी होगी, तभी वो कर सकते हैं। तो आर्टिकल 130 में लिखा क्या गया है कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है फिलहाल तो वो दिल्ली में है, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अर्थात मुख्य न्यायाधीश को ये अधिकार दिया जाता है कि मुख्य न्यायालय की या उच्चतम न्यायालय का जो स्थान है वो कहीं और ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या किसी बेंच का जो गठन है कहीं और भी वो गठित कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा करना है तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में जो सभी कार्यवाहियाँ होती हैं वो अंग्रेजी भाषा में ही होती हैं। ये आर्टिकल 348 में लिखा गया है। आर्टिकल 348 में लिखा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय की जो सभी कार्यवाहियाँ हैं वो अंग्रेजी भाषा में होती हैं। इसके अलावा न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख भी आर्टिकल 124 में ही किया गया है। आर्टिकल 124 में ये पूरी प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। सबसे पहले देखिए, न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए उन पर कदाचार या अक्षमता का आरोप लगा हो तभी ये प्रोसीजर आगे बढ़ाया जाएगा। मतलब जैसे वो उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया हो, या कहा जाए वो अब सक्षम नहीं रह गए हैं, मानसिक रूप से जो है सक्षम नहीं रह गए हैं, या शारीरिक रूप से किसी भी तरीके से सक्षम नहीं रह गए, न्यायाधीश बनने योग्य नहीं है, तो इस प्रकार का कोई उन पर आरोप लगता है तब उन्हें हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो वो प्रस्ताव या तो लोकसभा में लाया जाए या तो राज्यसभा में लाया जाए। लोकसभा में वो प्रस्ताव तभी एक्सेप्ट किया जाएगा जब लोकसभा के कम से कम 100 सदस्य इस पर हाँ करें, मतलब इस प्रस्ताव को समर्थन दें कि हाँ जो है मुख्य न्यायाधीश को या अन्य न्यायाधीश जो हैं इनको हटाया जाए। तो अगर वो राजी होते हैं 100 सदस्य, तब लोकसभा में ये प्रस्ताव को एक्सेप्ट किया जाएगा, तब इस पर चर्चा होगी। अगर ये प्रस्ताव सबसे पहले राज्यसभा में आता है तो क्या होगा, तो राज्यसभा के कम से कम 50 सदस्य वो समर्थन करें कि हाँ भाई, राज्यसभा के जो 50 सदस्य ये कह रहे हैं कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं इन्हें पद से हटाया जाना चाहिए, तब राज्यसभा के जो सभापति होते हैं उस प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तब उसके बाद राज्यसभा में चर्चा होती है इसके बारे में, उसके बाद वोटिंग होती है। ठीक है, तो ये 100 सदस्य और 50 सदस्य ये जरूरी हैं कि उस प्रस्ताव को जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं या राज्यसभा के सभापति हैं वो एक्सेप्ट करें। तो शुरुआत में ही ये 100 सदस्य और 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए होता है। अब मान लीजिए लोकसभा में चला गया प्रस्ताव और लोकसभा में एक्सेप्ट कर लिया गया। अब लोकसभा में चर्चा होगी पूरी। ठीक है, जब चर्चा होगी, लेकिन जब भी चर्चा होगी ना, चर्चा होने के कम से कम 14 दिन पहले उस न्यायाधीश को सूचित करना पड़ेगा। उस न्यायाधीश को सूचना देनी पड़ेगी कि भाई आपके खिलाफ जो प्रस्ताव आया है इस पर चर्चा शुरू हो रही है, अगर आप अपना पक्ष रखना चाहें तो रख सकते हैं। ठीक है, तो वो उस न्यायाधीश पर डिपेंड करेगा कि वो अपना पक्ष रखना चाहता है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। अब उसका जो चर्चा हो जाएगी तो उसका वोटिंग होगी, तो 2/3 बहुमत से अगर वो प्रस्ताव पास होगा दोनों ही सदनों में, लोकसभा में राज्यसभा में, उसके बाद राष्ट्रपति साइन करेंगे, तब जाकर न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज कोई तरीका ही नहीं है इन्हें हटाने का। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को
पद से हटाने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले इनके ऊपर कदाचार और अक्षमता का आरोप लगे, तब इनके खिलाफ प्रस्ताव या तो लोकसभा में लाया जाए या तो राज्यसभा में लाया जाए। लोकसभा में अगर प्रस्ताव लाना है तो 100 सदस्य प्रस्ताव को हाँ करने वाले हों कि हाँ प्रस्ताव को एक्सेप्ट करना चाहिए, तब जाकर लोकसभा के अध्यक्ष उस प्रस्ताव को एक्सेप्ट करते हैं। और राज्यसभा में अगर प्रस्ताव लाया जा रहा है तो राज्यसभा के 50 सदस्य उस प्रस्ताव को समर्थन देने वाले हों, तब राज्यसभा के सभापति के द्वारा उस प्रस्ताव को एक्सेप्ट किया जाएगा, तब चर्चा होगी। तो जिस भी सदन में पहले जाएगा उस सदन में चर्चा होगी और 2/3 सदस्यों से, अगर वो या दूसरी भाषा में कहा जाए स्पेशल मेजॉरिटी से, वो पास हो जाएगा लोकसभा में, फिर राज्यसभा में जाएगा। या अगर पहले प्रस्ताव राज्यसभा में आया तो राज्यसभा में पास हो जाएगा, लोकसभा में जाएगा। कहने का भाव यही है कि दोनों ही सदनों में 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। उसके बाद राष्ट्रपति साइन करेंगे, तब जाकर उन्हें जो है हटाया जा सकता है पद से। तो अभी तक कोई भी न्यायाधीश ऐसा नहीं हुआ है जिसे हटाया गया हो, इस तरीके से सफलतापूर्वक हटाया गया हो। हालांकि प्रयास किया गया है लेकिन हटाया नहीं जा सका है। तो वी रामास्वामी सुप्रीम कोर्ट के एकमात्र न्यायाधीश ऐसे थे जिन्हें हटाने के लिए लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया था, मगर प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। इसके अलावा दीपक मिश्रा सुप्रीम कोर्ट के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्हें हटाने के लिए प्रस्ताव राज्यसभा में लाया तो गया था, लेकिन सभापति ने ही इसे खारिज कर दिया था। अब इसके बाद हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का पावर क्या है, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार या सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां हम पढ़ने वाले हैं। अब इसको पढ़ने के बाद आपको ये एहसास हो जाएगा कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, जो दिल्ली में है, इसके पास क्या क्या शक्तियां हैं, इसका क्या क्या पावर्स हैं। ठीक है, तो 7 जो है हेडिंग में इसे हम डिफाइन करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मूल अधिकारिता या आरंभिक क्षेत्राधिकार, उसके बाद रिट अधिकारिता, अपीलीय अधिकारिता, सलाहकारी अधिकारिता, निर्णयों की समीक्षा करने का अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में। तो बेसिकली हम पढ़ने क्या वाले हैं, सबसे पहला हम मूल अधिकारिता में वो पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे टॉपिक हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर सुनवाई करने का अधिकार केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट को है। तो वो सुप्रीम कोर्ट की क्या है, मूल अधिकारिता है। मतलब जिस पर केवल सुप्रीम कोर्ट ही सुनवाई कर सकती है, कोई और न्यायालय नहीं कर सकती है। तो वो जो विषय हैं, वो जो टॉपिक हैं, वो मूल अधिकारिता में आएंगे। रिट अधिकारिता, जब भी किसी के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो 5 प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। वो कौन कौन से है वो भी देखेंगे। अपीलीय अधिकारिता, भाई आप सारे केस, आप जो आपका कोई मुकदमा है, आप सब जगह से हार गए, हाई कोर्ट से हार गए, तो आपके पास अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट के पास भी अधिकार है कि वो उस मुकदमे की सुनवाई कर सकता है। ठीक है। सलाहकारी अधिकारिता, जब भी राष्ट्रपति को कोई भी जो है कन्फ्यूज़न हो संविधान से संबंधित, तो वो तुरंत सलाह मांग सकते हैं। तो जो सर्वोच्च न्यायालय है, इसके पास अधिकार होता है कि वो राष्ट्रपति को सलाह देना चाहें तो सलाह दे सकते हैं। निर्णयों की समीक्षा करने का अधिकार, कोई भी निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है, कुछ समय बाद उसे लगता है कि ये निर्णय सही नहीं था, इसको ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, तो ये अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट के पास है। वो अपने खुद के द्वारा दिए गए निर्णयों की समीक्षा कर सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन, इसमें यह है कि जब भी संसद ने कोई कानून बनाया, अगर वो कानून किसी के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा हो या संविधान के संगत ना हो, तो जो है सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार होता है कि उस कानून को रद्द कर दे, अर्थात उस कानून को असंवैधानिक करार दे दे। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में जाना जाता है, इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है मूल अथवा आरंभिक अधिकारिता। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ मामले ऐसे हैं जिनकी सुनवाई करने का अधिकार केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट को है, तो वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता है।
जैसे इसका जिक्र जो है आर्टिकल 131 में किया गया है। इसमें ये कहा गया है कि जब भी कोई मामला भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच का होगा, मतलब भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच में कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो उसकी सुनवाई हाई कोर्ट नहीं करेगा, उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा। इसके अलावा अगर दो राज्यों के बीच में या दो से अधिक राज्यों के बीच में कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है किसी भी बात को लेकर, तो उसको सुलझाने का काम ही सुप्रीम कोर्ट करेगा, और कोई भी हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, कोई नहीं करेगा, केवल सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो ये आर्टिकल 131 में ये जो दो उल्लेख किए गए हैं ये मूल अधिकारिता में आते हैं। हालांकि आर्टिकल 71 को पढ़ेंगे तो आर्टिकल 71 में ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निपटारा भी सुप्रीम कोर्ट ही करेगा, ठीक है। लेकिन ये आर्टिकल 131 के तहत मूल अधिकारिता में नहीं गिना जाता। भले ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विषयों पर जो समाधान करने का अधिकार जो है सर्वोच्च न्यायालय का है, लेकिन इसे मूल अधिकारिता में नहीं गिना जाता। मूल अधिकारिता में आर्टिकल 131 ही आता है, और 131 में ये दो बातें लिखी हुई हैं, आप समझ जाइए। अब इसके बाद रिट अधिकारिता, आर्टिकल 32 के तहत आपको ये अधिकार है कि जब भी आपके मौलिक अधिकार का हनन हो तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को भी अधिकार है कि वो जो है 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार पृच्छा, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। ये 5 रिट याद कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 139 के तहत संसद जो है कानून बनाकर मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य मामलों में भी रिट जारी करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को प्रदान कर सकती है। मैं आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट के पास केवल ये 5 रिट जारी करने का अधिकार है, जबकि हाई कोर्ट के पास इन 5 रिट के अलावा और भी रिटें वो जारी कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट केवल ये 5 रिटें ही जारी कर सकता है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों रिट जारी करने के अधिकार को बढ़ाना है तो आर्टिकल 139 के तहत संसद को इस के तहत कानून पास करना पड़ेगा, तभी ऐसा किया जा सकता है। अपीलीय अधिकारिता, आर्टिकल 132 में लिखा हुआ है दीवानी, दांडिक और संविधान की व्याख्या से संबंधित मामलों में सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है, ठीक है। कोई मामला दीवानी से संबंधित हो, दीवानी से संबंधित का मतलब पैसों से संबंधित, जमीन जायदाद से संबंधित, दांडिक मतलब फौजदारी मामला, खून खराबे से, लड़ाई झगड़े संबंधित है, और संविधान की व्याख्या से संबंधित मतलब कोई ऐसा मामला है जिसमें संविधान की व्याख्या करने की जरूरत पड़े, तो ये मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। सलाहकारी अधिकारिता, आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति को अधिकार होता है कि वो सुप्रीम कोर्ट से संवैधानिक मामलों पर सलाह मांग सकते हैं, और आर्टिकल 143 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट के पास भी वो अधिकार होता है कि जो राष्ट्रपति ने सलाह मांगी है अगर वो सलाह देना चाहें तो भी ठीक है, अगर सलाह नहीं देना चाहते तब भी वो राष्ट्रपति को मना कर सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति के पास भी अधिकार होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सलाह दे दी है उस सलाह को वो राष्ट्रपति माने या ना माने, ये राष्ट्रपति के पास भी अधिकार होता है। इसके अलावा निर्णयों की समीक्षा करने का अधिकार, आर्टिकल 137 के तहत ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा दिए गए निर्णयों की समीक्षा भी कर सकता है। जैसे बहुत सारे ऐसे मामले हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले कुछ निर्णय दिया हो और बाद में उस निर्णय को पलट कर कुछ कह दिया हो, तो ये अधिकार होता है सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है, मतलब संविधान में संशोधन करने के बाद आप जो है संविधान का मूल संरचना भी परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन अब आज की डेट में ये है कि संविधान में संशोधन तो ठीक है, कर दीजिए संविधान में संशोधन, लेकिन वो संशोधन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिससे कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर ही हिल जाए। तो समय समय पर जो सुप्रीम कोर्ट है अपने निर्णय चेंज करती रहती है। तो न्यायिक पुनरावलोकन,
कोई भी ऐसी विधि जो संविधान का उल्लंघन करती हो, सुप्रीम कोर्ट अगर चाहेगी तो उसे शून्य घोषित कर सकती है। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में होगा। मतलब कहने का भाव ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट होगा वो एक तरीके से उसके जो निर्णय होंगे वो अभिलेख की तरह होंगे। मतलब उससे जो अधीन, उसके अधीन या उसके नीचे जो कोर्ट होंगी वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को एज ए अभिलेख मानेंगी। जैसे इतिहास में आप अभिलेख के बारे में पढ़ते होंगे कि अशोक का ये अभिलेख है, फलाने का ये अभिलेख है, तो उस अभिलेख में जो बातें होती है वो हम सच मान लेते हैं ना। तो वही है कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी निर्णय होंगे उसको एज ए अभिलेख मानेंगी जो अधीनस्थ न्यायालय हैं। मतलब कहने का भाव ये है कि जो भी किसी मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है, तो अगर उसी प्रकार का कोई मामला आता है किसी अधीनस्थ न्यायालय में, अर्थात सुप्रीम कोर्ट के अधीन जो न्यायालय हैं, तो उसी प्रकार का निर्णय दिया जाना चाहिए उन अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा। अगर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की जाती है तो अवमानना करने वाले को दंड भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो कहने का भाव ये है कि सुप्रीम कोर्ट के सभी निर्णय सुरक्षित रखे जाएंगे ताकि सभी अधीनस्थ न्यायालय उन्हें पूर्व उदाहरण के लिए प्रयुक्त कर सकें। इसके अलावा आर्टिकल 138 के तहत संसद कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट की अधिकारों को बढ़ा भी सकती है। अगर कोई भी सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करता है तो उसे दंड दिया जाएगा, चाहे वो कोई न्यायाधीश ही क्यों ना हो, तब भी दंड दिया जा सकता है। ठीक है, ऐसा हो भी चुका है। 2017 में कलकत्ता के हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे CS कन्नन, इन्हें दंड दिया जा चुका है कि मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने के जुर्म में, सुप्रीम कोर्ट का अवमानना करने के जुर्म में इन्हें जो है दंड दिया जा चुका है। इसके अलावा आर्टिकल 145 में सुप्रीम कोर्ट को ये शक्ति दी गई है कि वो अपने नियम विनियम और अपनी कार्य प्रक्रिया का निर्धारण समय कर सकता है, कि मतलब उसके अंदर जो काम कर रहे हैं लोग, उनके लिए क्या नियम होना चाहिए, तो उनकी क्या कार्य प्रणाली होनी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट को अधिकार दिया गया है कि वो खुद निश्चित कर सकता है। इसके अलावा आर्टिकल 145 में ही संविधान की व्याख्या से संबंधित मामलों में संविधान पीठ का गठन करने की शक्ति भी सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। लेकिन ये कम से कम 5 सदस्यों वाली ये पीठ होती है, कम से कम 5 न्यायाधीश इसमें शामिल होते हैं। 5 होंगे या तो 7 होंगे या तो 9 होंगे, कहने का भाव ऑड नंबर होंगे, विषम संख्या होगी, ताकि जो निर्णय आए वो बहुमत से आए, टाई ना हो जाए। ठीक है, जैसे कोई भी मामला आ जाता है कि जो संविधान की व्याख्या संबंधित होता है तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, एक बेंच का गठन कर देती है। उस बेंच में कम से कम 5 सदस्य होते हैं। अगर 5 सदस्य हैं तो 4 न्यायाधीश होंगे, एक मुख्य न्यायाधीश होंगे। अगर मुख्य न्यायाधीश कहीं बिजी हैं तो जो सबसे सीनियर न्यायाधीश होंगे उनको उनकी अध्यक्षता में इस बेंच का गठन किया जा सकता है। तो ये सब आर्टिकल 145 के तहत ही कहा गया है। तो ये कंप्लीट जानकारी है सुप्रीम कोर्ट की। मुझे उम्मीद है पूरी है कि आपको सब समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है फिर भी आप लिख कर हमें बता सकते हैं। नमस्कार।